गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर वन सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आपके पुरानी बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 37 है, बट आप मैच करते रहिए। आपका फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, इसका आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप सभी को मास परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है बच्चा। द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज, दैट इज मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इस तरह से आप लोग मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखते हो। सबसे पहले आप निकाल लीजिए बेंजीन का मास परसेंटेज। ठीक है, अब आपको इसका मास तो गिवन है, गिवन मास आपके पास है, ठीक है ना। और आपके पास टोटल मास भी है। टोटल मास कितना हो गया? 22 बेंजीन का और प्लस 122 आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ये है C6H6 का और ये है आपका CCl4 का बच्चा। ठीक है ना, तो इसको पुट करिए ज़रा, आपका मास परसेंटेज निकल कर आ जाएगा बेंजीन का। ये रहा, देखिए 22/22 प्लस 122 इंटू 100। तो आपने मास परसेंटेज निकाल लिया किसका? बेंजीन का। आपने मास परसेंटेज बेंजीन का निकाल लिया बच्चा। ठीक है, अब निकालिए मास परसेंटेज कार्बन टेट्राक्लोराइड का। दैट इज़ द सेम फॉर्मूला है ना, बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला। आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास दे रखा है 122 और अपोन में आपका टोटल मास पहले की तरह 22 प्लस 122 इंटू 100। ठीक है ना, आपका ये आ गया। समझ में आ गया? आपके पास एक तरीका और था, देखो ये मास परसेंटेज तो दोनों के निकल कर आ गए, आपके पास आंसर आ गया। लेकिन ऑल्टरनेटिवली क्या है कि आपके पास सोल्यूशन निकालने के और भी तरीके होते हैं बच्चा, जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इतना टाइम नहीं बचता कि हम कंप्लीट सॉल्यूशंस को करें। तो ऑल्टरनेटली क्या कर सकते हो, जब आपने मास परसेंटेज निकाल लिया था ना बेंजीन का 15.28%, तो इसको आप अगर 100 में से माइनस कर देते ना, तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज निकल के आ जाता। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि टोटल सोल्यूशन कितना होता है? 100% होता है। इसमें अगर A प्लस बी दो तरह के आपके कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो अगर A का परसेंटेज आपने निकाल लिया है तो ऑब्वियसली B का कितना होगा? 100 में से इस B को 100 में से इस A को माइनस कर दीजिए, तो B का परसेंटेज निकल के आ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिवली आपके पास ये भी एक सोल्यूशन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है बच्चा कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। फिर से बेंजीन का आपको कैलकुलेट करना है, बट क्या इस बार आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन द सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर से आपको CCl4 दे दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब देखिए आपको मास परसेंटेज आपको मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकालना है और मास का परसेंटेज आपको गिवन है। किसका गिवन है? जिसमें कि आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का गिवन है। ठीक है, टोटल मास कितना होगा? ऑब्वियसली 100 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि आपको 100% गिवन है, तो 100 ग्राम हो गया आपका टोटल मास। ठीक है बच्चा, अब मास ऑफ बेंजीन आपको दे रखा है, दैट इज 30 ग्राम बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो सोल्यूशन है, इसके अंदर बेंजीन को डाला गया है। कितना डाला गया है? 30%, यानी कि 30 ग्राम डाला गया। तो ऑब्वियसली आपका CCl4 कितना हो गया? 100 माइनस 30 आपका 70 ग्राम हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? समझ में आया बच्चा? इसके बाद देखिए आपको मोल फ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखो, तब आपको चीज़ें पता चलेंगी कि कैलकुलेट करना क्या क्या है। मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन का पूरे का नंबर ऑफ मोल्स आपको यहाँ पे नीचे लिखने होते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। सोल्यूट क्या है? जिससे डिज़ोल्व किया जाता है, और सॉल्वेंट क्या है? जिसमें डिज़ोल्व किया जाता है। तो सोल्यूट क्या है यहाँ पे? आपका सोल्यूट है आपका बेंजीन, और सॉल्वेंट क्या है आपका? कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि आपको पहले ही बताया है कि 30 ग्राम बेंजीन को डिज़ोल्व किया जाता है CCl4 के अंदर। टोटल आपका 100 ग्राम है, तो CCl4 कितना हो गया आपका? 70 ग्राम हो गया। तो ये आपका सोल्यूट है और ये है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या मतलब है कि बेंजीन के आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बच्चा। तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल रहे हो, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे
ठीक है। फिर आप इसी तरह से निकाल लीजिए CCl4 का और पुट कर दीजिए आपके इस फॉर्मूले के अंदर। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम C6H6 का, ठीक है। सोल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहले निकाला है C6H6 का, क्योंकि उसी का मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा गया था, CCl4 का नहीं पूछा गया था। अगर पूछा जाता तो वो भी आप निकाल लेते। समझ में आया बच्चा? चलिए, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। आपको हर सोल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। इसमें ए पार्ट है 30 ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट, सॉरी इट्स अ कोबाल्ट, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O, एक क्रिस्टल है आपका, ठीक है, हेक्साहाइड्रेट का, इन 4.3 लीटर, वॉल्यूम इज गिवन 30 ग्राम, मीन्स मास इज गिवन, ठीक है। इस सोल्यूशन के अंदर आपको मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। तो पहले ए पार्ट देख लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चा, इट्स अ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लीटर में ही वो होना चाहिए, अगर किसी और यूनिट में है तो उसको आप लोग कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास आपको दे रखा है क्या? गिवन मास आपको 30 ग्राम दे रखा है, ठीक है, ये रहा। और मोलर मास इस पूरे के पूरे कॉम्पाउंड का, इस पूरे के पूरे कॉम्पाउंड का मोलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये रहा, ये आएगा 291 ग्राम पर मोल। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये रहे आपके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर, और आपने उसको पुट कर दिया अपने मोलैरिटी के फॉर्मूले में, तो आपको मोलैरिटी निकल कर आ गई, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो गिवन था ना आपको, दैट्स वाई, ठीक है। चलिए, अब सेकंड पार्ट आपको दे रखा है। देखिए, सेकंड पार्ट आपको दे रखा है कि 30 मिलीलीटर, यहाँ पे वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में गिवन है, ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। यहाँ पे दो मोलरिटी आपको, दो वॉल्यूम्स आपको गिवन है। तो ऑब्वियसली इसका जो कैलकुलेशन करोगे वो कैसे करोगे? नंबर ऑफ मोल सबसे पहले निकाल लीजिए 1000 ml के अंदर। कितने 1000 ml में आपके 0.5 मोलर है, तो 0.5 नंबर ऑफ मोल्स आपके निकल कर आ गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको 30 ml के अंदर निकालने, तो ऑब्वियसली डिवाइड करोगे उसे, तो ये रहा आपका यहाँ से 30 मिलीलीटर के अंदर, ठीक है। तो बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए मोलैरिटी के, आपका सिंपल निकल कर आ गया, ठीक है बच्चा, समझ में आया। इसका एक सोल्यूशन और था, आपके पास फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। आप इस फॉर्मूले से भी इसे कैलकुलेट कर सकते थे बेटा, है ना। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि एक मोलैरिटी आपको गिवन थी, वॉल्यूम गिवन थी, ये निकालना था और ये आपको गिवन था, तो यहाँ से आपका मोलैरिटी निकल कर आ जाता। ये भी हमारे पास एक सेकंड सब्स्टिट्यूट था निकालने के लिए, ठीक है बच्चा। चलिए, कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मास आपको कैलकुलेट करना है। यूरिया का फॉर्मूला गिवन है NH2CO NH2 required in making 2.5 kilogram of 0.25 molal, मीन्स मोलैलिटी इज गिवन टू यू, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन। तो आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है सबसे पहले, तो किसका? यूरिया का। निकाल लीजिए, ये रहा यूरिया का मोलर मास, दैट इज 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब आपको मोलैलिटी गिवन है, इसका क्या मतलब होता है कि 1000 ग्राम के अंदर आपका 0.25 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। क्या मतलब होता है कि 1000 ग्राम वाटर के अंदर, क्यों? क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। किलोग्राम की बात हो रही है ना, तो इसीलिए 1000 ग्राम के अंदर आपका 0.25 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने उसको कैलकुलेट किया और आपका आ गए क्या? ये आंसर आया। इसके बाद 1000 प्लस 15 ग्राम, क्या मतलब है 1000 प्लस 15 ग्राम? क्योंकि 1000 ग्राम तो आपका 1 किलोग्राम है ही है, साथ में आपने 15 ग्राम ऑफ यूरिया यहाँ पर आपका निकल कर आया है। तो इसके अंदर क्या मतलब है कि 15 ग्राम ऑफ यूरिया ही इसके अंदर प्रेजेंट है। तो उसके तरीके से आपने इस फॉर्मूले में पुट किया मोलैलिटी के, और आपका आंसर निकल कर आ गया। 15 क्या है आपका? मास ऑफ यूरिया, ठीक है। 2500 क्या है आपका? व्हाट इज 2500 ओवर हियर? बता सकते हैं 2500 क्या है बच्चा? यहाँ पे बच्चा जो आपका गिवन था ना, यहाँ पे ग्राम, दैट इज वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, और नीचे आपका मास है, ठीक है बच्चा। अब देखो 2.5 किलोग्राम यानी कि 2500 ग्राम के अंदर जो आपका सोल्यूशन है, ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स दिस ग्राम, ठीक है। तो 36 ग्राम ऑफ यूरिया में कितना हुआ? 37 ग्राम, 37 ऑफ ग्राम ऑफ यूरिया अप्रोक्सीमेटली हो गया, ये आंसर आपका निकल कर आया
ठीक है। तो इसका मतलब मास ऑफ यूरिया क्या हो गया, मास ऑफ यूरिया हो गया आपका 37 ग्राम। समझ में आ गया? ओके। आंसर में वेरिएशंस आ जाती हैं, कोई बात नहीं, पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है, बट आंसर आपका मैक्सिमम यही होगा। समझ में आया बच्चा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको एक सिंपल तरीके से और कराऊं। देखो बच्चा, क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, दोबारा से समझो एक बार। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि आपको मास कैलकुलेट करना था यूरिया का, ठीक है। आपको मोलैलिटी गिवन थी, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको गिवन मास और अपॉन मोलर मास पता होना चाहिए, और नीचे आपका मास आ गया, ठीक है। ये है आपका मोलैलिटी। समझ में आया? अब मोलैलिटी आपको गिवन है 0.25, इसको पुट करिए ज़रा यहाँ पे, ठीक है। गिवन मास आपको दे रखा है, गिवन मास आपको दे रखा है 2.5 किलोग्राम, ठीक है। किसका है ये? सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन तो नीचे आएगा, ठीक है। आपको ये मास तो कैलकुलेट करना है, तो ये गिवन मास आपके पास नहीं है। मोलर मास आपको लिखना है जो 60 ग्राम आपका निकल कर आया, ठीक है। मास आपको दे रखा है दैट इज़ 2.5 किलोग्राम, किलोग्राम में ही हमें चाहिए था। यहाँ से ज़रा सॉल्व करिए इसको, आपका वही आंसर आएगा जो आपको यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको बहुत घुमा फिरा के सोल्यूशन दिया हुआ है इस एनसीईआरटी ने, तो हो सकता है बच्चों को समझ में ना आए। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका वही आंसर आएगा जो यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको आंसर गिवन है बच्चा, ठीक है। तो एक ये अल्टरनेटिव भी है हमारे पास डायरेक्ट सॉल्व करने का ईजिएस्ट वे में। चलिए, अब आपको मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन पोटेशियम आयोडाइड का कैलकुलेट करना है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI इज दिस 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। आपको 20% मास बाय मास दे रखा है किसका? पोटेशियम आयोडाइड का, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का मास आपको दे दिया 20 ग्राम, ठीक है। डेंसिटी आपको दे रखी है दैट इज़ 1.202, ठीक है, ये दे रखी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, दैट इज़ मास अपॉन डेंसिटी। यहाँ से निकाल लीजिए, आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। जब वॉल्यूम आ गया इट मीन्स आपका मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार सोल्यूशन, ये काफ़ी घुमा फिरा के देते हैं वैसे। आपने मोलर मास निकाल लिया पोटेशियम आयोडाइड का, 20% मास बाय मास एक्वा सोल्यूशन का मतलब है कि 20 ग्राम प्रेजेंट है आपके 100 ग्राम के अंदर, ऑब्वियसली ये आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद 20 ग्राम ऑफ KI इज़ प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर कितना है? वाटर आपका 80 ग्राम हो गया। ऑब्वियसली जब 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन है, 20 ग्राम आपका KI है, तो पानी कितना बचा? पानी आपका 80 ग्राम बचा, ठीक है ना। तो मोलैलिटी कैलकुलेट की है सबसे पहले इन्होंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI लिखे और अपॉन में मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम। तो आपको मास ऑफ वाटर तो ग्राम में है ना, तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, तो आपका ये आ गया मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, गिवन मास इज 20 ग्राम अपॉन मोलर मास KI का आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाला सोल्यूशन हो गया। अब आपको डेंसिटी गिवन है, ये मैंने अभी बताया आपको ऊपर। डेंसिटी से आपने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम से आपका यहाँ पे पुट कर दीजिए मोलैरिटी के फॉर्मूले में, और आपका मोलैरिटी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको निकालना था मोल फ्रैक्शन, है ना। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये भी निकाल चुके हो, ये भी आपको पता है। ये आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बड़े आराम से निकाल लेते हो। सारी चीज़ें पुट कर दीजिए, आपका आ गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इजी क्वेश्चंस है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी हैं, बाद में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होता है, तो वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोजन सल्फाइड अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल is used for the qualitative analysis if the solubility of hydrogen sulfide gas in water at STP standard temperature and pressure is 0.195 molal. It is small m means molal, molality given है आपको, ठीक है। कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये गुड क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम पर्पज से। हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको निकालना है, तो देखो सबसे पहले बच्चा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। दैट इज P इज इक्वल टू KHX, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू सोल्यूबिलिटी और द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो गिवन है आपको सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर, दैट इज दिस वन, इतनी सोल्यूबिलिटी आपको गिवन है। इसका क्या मतलब है कि इतने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन सल्फाइड के डिसॉल्व हो सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। चीज़ों को समझना शुरू करिए बच्चा, बातों को समझना शुरू करिए। क्वेश्चन को जब तक क्रैक नहीं कर पाओगे
तब तक क्रैक नहीं कर पाओगे जब तक आप उसे ईजिली अंडरस्टूड नहीं कर सकते। ठीक है, आपको 0.195 मोलल दे रखा था। इस मोलल का क्या मतलब है कि इतने नंबर ऑफ मोल्स आपके डिज़ोल्व हो सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के, किसमें, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। क्यों 1000 ग्राम ऑफ वाटर में? क्योंकि मोलैलिटी गिवन है, और आपका जो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वो किलोग्राम के लिए होता है, फॉर 1 किलोग्राम। इट मीन्स 1000 ग्राम में डिजॉल्व है इतने नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मोल्स ऑफ वाटर आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, दैट इज़ 1000 ग्राम ऑफ वाटर है आपका, इट्स अ गिवन मास, और अपन मोलर मास आपका 18 होता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर बड़े आराम से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मोल फ्रैक्शन निकाला, क्योंकि आपका KH एक्स होता है, एक्स का आपने मोल फ्रैक्शन निकाला, एक्स निकाल लिया आप लोगों ने। एक्स निकालने के बाद फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको निकालनी है हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू। तो प्रेशर अपॉन में एक्स, प्रेशर STP पे कितना होता है, दैट इज़ 0.987 बार। इसे आप 1 बार भी एज्यूम कर सकते हो, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, 1 बार लिख लो चाहे 0.987 बार लिख लो, एक ही बात है। हमने इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिख लिया है होल नंबर में। देन वैल्यूज़ को पुट करिए, आ गया आपका हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है बच्चा, जो कि बार में आती है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। आपको हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, यानी कि KH आपको दे रखा है, दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर, यानी कि मास निकालना है आपको किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। When packed under 2.5 एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर, आपको प्रेशर गिवन है, मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए KH आपको दे दिया, ठीक है, आपको प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है 2.5 एटमॉस्फेरिक। इस एटमॉस्फेरिक को पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको ये पास्कल में गिवन है। दोनों यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट कर लीजिए एटमॉस्फेरिक को पास्कल में। 1 एटमॉस्फेरिक पास्कल के कितने पास्कल के इक्वल होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। आपको ये पूरा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इतने पास्कल के इक्वल होता है आपका 1 एटमॉस्फेरिक। तो इसको मल्टीप्लाई किया, पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चा, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू KHX। तो x आपको निकालना है। ठीक है, आपने फॉर्मूले में सब चीज़ें पुट कर दी, आपने निकाला, अभी आपका आपका x आ गया। ठीक है, x क्या आया, मोल फ्रैक्शन आया। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है वो बहुत कम है इस H2O के रिस्पेक्ट में, तो नियरली हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया और इस फॉर्मूले के इक्वल आ गया। ठीक है, NCO2 इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू NH2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स उसके नेग्लिजिबल है। तो अब देखो 500 ml के सोडा वाटर के अंदर, ठीक है, 500 ml के सोडा वाटर के अंदर आपका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है दैट इज़ 500 मिलीलीटर। सोडा वाटर का मतलब क्या है बच्चा, कि वाटर है ना, तो इतना पूरा का पूरा पानी है। ठीक है, हम सोडा के अमाउंट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली पानी है तो पानी ज़्यादा ही होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 500 ml ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए अपने वाटर के, दैट इज़ 500 मास आपको गिवन है अपॉन में 18। तो ये वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आपके निकल कर आ गए। ठीक है, आ गए। अब इस x में आपका NCO2 अपॉन NH2 है, अभी फॉर्मूला डिराइव किया है हम लोगों ने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लिख दीजिए। x आप निकाल चुके हो, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आने का क्या मतलब है कि आप मास बता सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालनी थी ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एन आपने निकाल लिया है, मोलर मास आपको पता है 44 होता है, तो आ गया आपका गिवन मास, दैट इज़ दिस वन। समझ में आया बच्चा? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A एंड B का प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है आपको, यानी कि P0 A एंड P0 B आपको गिवन है।
फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ़ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर भी आपको दे रखा है। ऑल्सो फाइंड द, फाइंड करना है आपको कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेस ऑल्सो, वेपर फेस में भी फाइंड करना है और लिक्विड फेस में भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है आपको। दे रखा है पी नॉट ए, पी नॉट बी, पी टोटल, ये तीनों चीज़ें आपको दे रखी हैं। राउल्ट्स लॉ के एक्सप्रेशन से आपको पता है बच्चा कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, है ना। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, ठीक है। जीटा मतलब आपका मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब इस जीटा ए को आप लिख सकते हो जीटा बी, है ना। आपको ये फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला भी होता है। इस जीटा बी को लिख सकते हो 1 माइनस जीटा ए। टोटल प्रेशर आपका ये होता है, ठीक है। आपने फॉर्मूला डिराइव किया यहाँ से। अब देखो पी टोटल आपका ये निकल कर आया, ठीक है। पी टोटल आपका ये निकल कर आया, पी टोटल आपका 600 है। पी नॉट ए आपका 450 है, पी नॉट बी आपका 700 है। जीटा ए आपको निकालना है, पी नॉट बी आपका 700 है, ठीक है। तो आपका जीटा ए यहाँ से निकल कर आ गया। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, काफ़ी घुमा फिरा के इन्होंने करके दिखाया है आपको। जीटा ए आपका निकल कर आ गया, और जब जीटा ए निकल कर आ गया मीन्स जीटा बी भी निकाल सकते हो, क्योंकि जीटा बी प्लस जीटा ए इज इक्वल टू 1। दो कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है, तो उसको 1 माइनस करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने निकाल लिया, ये था आपका सिंपल मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया। अब आपको कंपोजिशन निकालना है ना, तो कंपोजिशन के लिए आपको पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए लिखना पड़ेगा। वैल्यूज़ को पुट कीजिए, आपका कंपोजिशंस आ गए, पी ए और पी बी आ गया। अब वेपर फेस में कैसे निकालोगे? वेपर फेस में आपका जो लिक्विड ए का जो मोल फ्रैक्शन होता है दैट इज़ पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। तो बस सिंपल आपने वैल्यूज़ को पुट किया, सब कुछ तो निकाल ही रखा था हम लोगों ने ऊपर, तो बस सिंपल आपका निकल कर आ गया आंसर। समझ में आया बच्चा? इट्स वेरी इजी, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इजी क्वेश्चन था और एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस। प्योर वाटर का यानी कि पी नॉट ए सॉल्वेंट का प्योर वाटर जो वेपर प्रेशर है वो आपको दे रखा है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया यानी कि मास ऑफ यूरिया आपको दे दिया। इट इज़ डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का भी मास आपको दे दिया। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन दिस सोल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। आपको रिलेटिव लोअरिंग भी कैलकुलेट करनी है और वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट करना है वाटर का। तो आपको वाटर का वेपर प्रेशर दे दिया है प्योर, ठीक है। आपको जो 850 ग्राम है वाटर का मास भी आपको दे दिया है। वेट ऑफ यूरिया भी आपको दे रखा है। मॉलिकुलर वेट वाटर का आप निकाल लेते हो, 18 आता है। यूरिया का भी आपने निकाला था अभी, 60 आता है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दैट इज़ P1 नॉट, जो कि रिलेटिव लोअरिंग के लिए होता है। हम लोग लिखते हैं इसको पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं। एक्स का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हम लोग ये लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूले में पुट किया सारी चीज़ों को। ये देखिए कैलकुलेट किया, आपका आ गया ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, वो निकल के आपका आ गया। रिलेटिव लोअरिंग भी आपने कैलकुलेट कर ली, सब कुछ आपने कैलकुलेट कर लिया। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। सॉल्व करिए, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता है बच्चा, एटलीस्ट ट्राई, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज़ गिवन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको दे रखा है। हाउ मच सुक्रोज इज़ टू बी एडिड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, आपसे सुक्रोज का मास पूछा है, ठीक है। सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी आपको दे रखा है वाटर का, सब कुछ तो दे ही रखा है, ठीक है। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कितना एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट का? 100 प्लस 273, इतना एलिवेट हुआ, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए 99.63 प्लस 273 से। ये क्या किया हम लोगों ने? डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है बच्चा, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है दैट इज़ टीबी नॉट माइनस टीबी, ठीक है। तो प्योर वाटर के लिए 100 माइनस 100 प्लस 273 और टीबी आपका 99.63 प्लस 273। कहाँ से आया ये? एक बार देख लीजिए इसको,
ये रहा, आपको 99.63 दे रखा है और वाटर का भी दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया और हमने निकाल लिया अपना डेल्टा TB। अब मास ऑफ वाटर आपको दे रखा है 500 ग्राम, तो मोलर मास ऑफ सुक्रोज आप कैलकुलेट कर लीजिए। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है डेल्टा TB के लिए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमें ये मास कैलकुलेट करना है। ये तो क्वेश्चन है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है बच्चा। ठीक है, तो बस सारी चीज़ों को रख दीजिए, सब कुछ आपको दे रखा है, आ गया आपका आंसर। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन C टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। लोअर का क्या मतलब है, डिप्रेशन। ठीक है, यहाँ डिप्रेशन आपको कैलकुलेट, सॉरी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसी का सेम फॉर्मूला फिर से आपका लगेगा। ठीक है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा बेटा यहाँ पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में लोअरिंग का मतलब है कि मेल्ट नहीं होना, तो यानी कि फ्रीज होगा। ठीक है, यस, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का मीनिंग निकालते हैं बच्चा। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन टू यू, मोलर मास निकाल लीजिए एस्कॉर्बिक एसिड का, लोअरिंग आपको दे रखी है 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, आपका आंसर ये रहा, बड़े आराम से निकल कर आ गया। ठीक है, क्या आपको मास कैलकुलेट करना था फिर से अपने सॉल्यूट का। ठीक है बच्चा, चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको पाई कैलकुलेट करना है, पाई इज इक्वल टू CRT, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। इन पास्कल्स आपको कैलकुलेट करना है, एक्सर्टेड बाय अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास आपको दे रखा है इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब है इस पूरे क्वेश्चन का कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दे रखा है 450 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। टेम्परेचर आपको दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए वाटर के। ठीक है, गिवन मास ऑफ वाटर इज, सबसे पहले वाटर का क्यों, हम सबसे पहले पॉलीमर का निकालते हैं ना। पॉलीमर का मास आपको 1 ग्राम दे रखा है और इसके नंबर ऑफ मोल्स भी पूरे, यानी कि मोलर मास भी आपको दे रखा है, ये रहा। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए किसके, ये निकाल लिए आपने पॉलीमर के। ठीक है, पाई इज इक्वल टू CRT, C मीन्स मोलैरिटी यानी कि कंसेंट्रेशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो उसमें आपने फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट कर दी। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, N/V, नंबर ऑफ मोल्स ये रहे आपके किसके, पॉलीमर के। वॉल्यूम आपका 0.45 लीटर। ठीक है, R दैट इज गैस कांस्टेंट, लीटर केल्विन पास्कल की यूनिट में ही वो होना चाहिए, दैट इज 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, टेम्परेचर दैट इज 310 केल्विन, ये रहा। जो सारी चीज़ें हमने रख दी इसके अंदर और हमारा आंसर आ गया बच्चा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपके NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, अभी तक आपके थे सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये आप बड़े आराम से कर सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स आर नॉन एज सॉल्यूशंस। ठीक है, इन्हें सॉल्यूशंस कहा जाता है बच्चा। 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आपके होते हैं, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, यू नो वेरी वेल दिस। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन आपको देना है जिसमें सोल्यूट एक गैस होती है। ऑब्वियसली क्या है इसका आंसर आपका, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हाइड्रोजन इज अ गैस, पैलेडियम इज अ सॉलिड। ठीक है, डिफाइन द टर्म्स मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मास परसेंटेज। ये क्वेश्चन आप अपने आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ द न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 4, concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% by mass in aqueous solution। आपको नाइट्रिक एसिड का मास मिल गया। ठीक है, और वाटर का मास भी यहाँ से मिल गया।
What should be the molarity of such sample of the acid if the density of the solution is this? Density is given to you of the solution की density given है, ठीक है। तो देखिए 100 ग्राम के अंदर आपका 68 ग्राम तो नाइट्रिक एसिड हो गया। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकाल लीजिए 63 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए नाइट्रिक एसिड के, दैट इज़ 1.079 मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए। अब मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए, नीचे आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी आपको पता है मास बाय वॉल्यूम होता है। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 100, ओके, और डेंसिटी है आपकी 1.504। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का आंसर आपका निकल कर आ गया। पुट कर दीजिए मोलैरिटी के फॉर्मूले में। नाउ दिस इज द मोलैरिटी, ओके। अगेन इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight, यानी कि 10% ग्लूकोज है और 90% वाटर है। What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? सबका निकालना है, ग्लूकोज का भी निकालना है, वाटर का भी निकालना है। If the density of the solution is this, then what shall be the molarity of the solution? मोलारिटी भी निकालनी है, कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ ही निकालना है इसका, ठीक है। तो देखिए बच्चा 10% वेट बाय वेट का मतलब मैंने बताया मास ऑफ ग्लूकोज इज 10 ग्राम, ठीक है, एंड 90 ग्राम इज योर वाटर, ठीक है। तो मोलर मास ग्लूकोज का निकाल लीजिए 180 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए ग्लूकोज के हम लोगों ने। मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी के लिए आपको सोल्यूशन की मोलैलिटी के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं, आपने निकाल लिए। अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम आपको चाहिए होता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम आपको दे रखा है यहाँ पर, कहाँ पे है बच्चा, 0.09, हाँ दिस, ये रहा। सॉल्वेंट वाटर था ना आपका 90 ग्राम, तो किलोग्राम में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये आ गया हमारा मोलैलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। ये रहे आपके नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए ग्लूकोज का, दिस इज़। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लीजिए, दिस इज़, बड़े आराम से। अब आपको निकालनी है मोलैरिटी, क्योंकि डेंसिटी आपको गिवन है। अब देखिए जब डेंसिटी आपको गिवन है 1.2 ग्राम पर 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, तो वॉल्यूम आपकी कितनी हो गई, 100 ग्राम हो गई। ऑब्वियसली लीटर की बात हो रही है, 100 ग्राम का सोल्यूशन है आपका। तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया वॉल्यूम को, वॉल्यूम आपने यहाँ पे निकाल लिया। 100 ग्राम आपका गिवन मास है, डेंसिटी आपको दे रखी है, बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हो गया डेंसिटी मास अपॉन में डेंसिटी। तो मास आपका 100 ग्राम है और डेंसिटी आपको 1.2 दे रखे, तो वॉल्यूम आपने निकाल लिया। बस सिंपल है, पुट कीजिए आपने मोलैरिटी के फॉर्मूले के अंदर, आपका आंसर ये रहा, ठीक है बच्चा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl, आपको मोलैरिटी गिवन है HCl की, आर रिक्वायर्ड, और निकालना आपको वॉल्यूम है HCl का, टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों का मिक्सचर है जो 1 ग्राम का है, ठीक है आपको, और एक कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ, दोनों के जो मोलैरिटी है वो सेम है। तो बच्चा अगर ये सॉल्यूशन आपका 1 ग्राम है, तो इसको मैंने अगर x माना तो ये कितना होगा, 1 - x ग्राम होगा। यही होता है ना, सोडियम कार्बोनेट को अगर x ग्राम मान रहे हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना हुआ, 1 - x ग्राम हो गया, ठीक है। तो मोलर मास निकाल लिया हमने सोडियम कार्बोनेट का, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए x/106। सिमिलरली मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट निकाल लिया और उसके नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लिए 1 - x/84। क्या कह रहे हैं ये कि दोनों की जो मोलैरिटी है वो सेम है, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, देखिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट कर दिया, वहाँ से x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए, x की जगह वैल्यू पुट कर दी। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट में भी x की जगह वैल्यू पुट कर दी, आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए दोनों के अलग अलग, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि दोनों आपके HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, HCl रिएक्ट करता है दोनों के साथ अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन,
2HCl reacts with 1 mole of sodium carbonate and gives 2 mole of NaCl, जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है. 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट. यहाँ पे देखिए 1 मोल है, लेकिन यहाँ पे 2 और 1 मोल है. हमें इसी का काम है. 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ HCl के साथ, यानी कि इतने नंबर ऑफ मोल जो भी निकाले थे ऊपर सोडियम कार्बोनेट के, वो कितने रिएक्ट करेंगे HCl के साथ? 2 इंटू दिस. भाई 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ HCl के साथ, तो 0.05053 मोल्स कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? 2 इंटू 0.0053 के साथ ना. समझ में आया? तो ये हमने निकाल लिए किसके? सोडियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो 1 मोल है वो 1 मोल के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, तो यानी कि इतना मोल, इतने ही मोल ऑफ HCl से रिएक्ट कर, यानी कि आपने HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए. आपने HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए HCl के? टोटल नंबर ऑफ मोल्स HCl के हो गए इतने. ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स HCl के आगे जो रिएक्ट कर रहे थे सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ. ठीक है बच्चा. नाउ इन 0.1 मोलर ऑफ HCl, जो क्वेश्चन में गिवन था, इन 0.1 मोल ऑफ HCl कितना है आपका? 0.1 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट है आपका 1000 मिलीलीटर के सोल्यूशन में. ठीक है. क्या मतलब है इसका? कि 0.1 मोलर HCl आपका प्रेजेंट है 1000 मिलीलीटर के सोल्यूशन के अंदर. तो इतने नंबर ऑफ मोल्स HCl के प्रेजेंट कितने मिलीलीटर के अंदर होंगे? 1000 इंटू 0.0159 ये वाला, और अपोन में 0.1. तो ये आपने क्या निकाल लिया? आपने वॉल्यूम निकाल लिया HCl का. आया समझ में? आप चाहते तो यहाँ पे इस पोर्शन की जगह आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. आपको यही वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैरिटी. नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले हैं, दैट इज दिस 0.0159. ठीक है. अपॉन में मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होती है आपकी? वो भी निकालिए. मोलैरिटी जो गिवन है दैट इज 0.1. मोलैरिटी इज गिवन 0.1. तो सिंपल है, बस आंसर निकाल लीजिए, अपना कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7. A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution. 25% solution का 300 ग्राम एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास. इतना सोल्यूशन इन दोनों को मिक्स करने पर एक सोल्यूशन बनता है. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन. ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड करो. ठीक है. इन दोनों को ऐड करो. आपका ये ग्राम आ गया किसका? सोल्यूट का. सोल्यूशन का कितना अमाउंट टोटल हो गया आपका? 300 प्लस 400. ये आपका सोल्यूशन का अमाउंट है, क्योंकि इतने ग्राम ऑफ सोल्यूशन ना. ठीक है. तो मास परसेंटेज कितना हो गया? दैट इज 33.57%. कैसे आया मास परसेंटेज का फॉर्मूला? मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज दिस मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ठीक है. सिंपल था बड़ा ये तो क्वेश्चन आप लोगों का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. An antifreeze solution is prepared from this gram of ethylene glycol. एक इथाइलिन ग्लाइकोल का सोल्यूट है जो प्रिपेयर किया जाता है किसी एंटीफ्रीज सॉल्यूशन से. इतना मास दे रखा है. एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर. वाटर का मास आपको दे रखा है. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड डेंसिटी इज गिवन टू यू. सो मोलैरिटी भी पूछी है आप लोगों से. ठीक है. सबसे पहले मोलर मास निकाल लीजिए इथाइलिन ग्लाइकोल का. उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए. गिवन मास आपको 222.6 दे रखा है. तो मोलालिटी आ गई आपकी. नंबर ऑफ मोल्स आपने लिख दिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट. किलोग्राम में इसे कन्वर्ट कर लीजिए. ठीक है. तो आपकी मोलालिटी तो निकल कर आ गई. अब हमें निकालना है मोलारिटी. तो उसके लिए डेंसिटी हमें दे रखी है. तो डेंसिटी आपकी 1.072 है. वॉल्यूम निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है ना. तो सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लीजिएगा. सोल्यूशन का मास कैसे निकालोगे? आपको जो इथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा था उसका मास था 222.6.
और आपको वाटर का दे रखा था 200, तो आ गया, दोनों को ऐड करके आपका मास ऑफ सोल्यूशन आ गया, फॉर्मूले में पुट किया, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया मीन्स मोलैरिटी आपकी निकल कर आ गई। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 parts per million by mass. Express this in percent by mass and determine the molality of chloroform in water sample also. ठीक है, सबसे पहले देखिए 15 ppm का क्या मतलब है कि 15 पार्ट्स पर मिलियन यानी कि 10⁻⁶ पार्ट्स अवेलेबल है सॉल्यूशन के अंदर। तो परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज़ कितना मास है अपॉन टोटल इनटू 100। आपने मास परसेंटेज निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड आपको निकालना है कि मोलर मास आपने सबसे पहले निकाला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ऑब्वियसली, ठीक है। तो 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, मतलब 10⁻⁶ माइनस 15 वाटर है आपका, समझ में आया। 10⁻⁶ माइनस 15 ग्राम आपका वाटर है। भाई पूरा सोल्यूशन अगर 10⁻⁶ ग्राम है, इसके अंदर जो वाटर है दैट इज़ 15 ग्राम, सॉरी जो क्लोरोफॉर्म है 15 ग्राम, तो वाटर कितना हुआ, वाटर हो गया 15, 10⁻⁶ माइनस 15, इतना वाटर हो गया, ठीक है। तो बस मोलालिटी के लिए आपने सारी चीज़ें रख दी, आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है बच्चा। Now question number 10. What role does the molecular interaction play in a solution with alcohol and water? Actually alcohol आपका volatile है, water भी आपका volatile है, ठीक है। दोनों volatile है और बहुत strong हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। जब strong हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो obviously आपका जो अल्कोहल और वाटर का इंटरेक्शन है वो वीकर हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग है, तो यानी कि अल्कोहल और वाटर का जो इंटरेक्शन है वो वीकर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए हुए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इन दोनों की जब बॉन्डिंग होगी वो बहुत वीक होगी, यानी कि अल्कोहल वाटर आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मिक्स होने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आपकी वीकर हो गई, मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली एस्केप, ठीक है, आसानी से उड़ जाएंगे मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका लोअर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सोल्यूबल इन लिक्विड्स एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। ये तो आपका हेनरीज लॉ इसका आंसर बड़े आराम से देता है। इसके अंदर क्या होता है, हेनरीज लॉ कहता है जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हो वैसे वैसे आपको जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज़ करती है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ करती है, तो इसी रीज़न से आपकी जो लिक्विड्स में जो गैसेज हैं वो लेस सोल्यूबल हो जाती हैं जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है। क्योंकि आपका जो हीट इंक्रीज़ करने से क्या होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पानी के अंदर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब है कि जो गैसेज हैं वो डिजोल्व नहीं हो पाएंगी, वो उड़ती रहेंगी, स्पेस ज़्यादा हो गया, दैट्स वाई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। हेनरीज लॉ क्या कहता है बच्चा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन, दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। और हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस आपको पता है, जो बॉटल्स में हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स को स्टोर करते हैं वो आपके हेनरीज लॉ पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। हेनरीज लॉ से ही आपके जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो भी अपना एक लॉ अप्लाई करते हैं हेनरीज लॉ का, यानी कि जैसे ही कोई पानी में स्क्यूबा डाइविंग करने के लिए जाता है तो सबसे नीचे लो लेवल पे क्या होता है, वाटर के प्रेशर आपका हाई होता है। हाई प्रेशर की वजह से जो आपके नाइट्रोजन गैस होती है, सॉरी जो ऑक्सीजन गैस होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है आपकी कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती है, और जैसे आप ऊपर वापस आते हो तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से कैपिलरीज में पेन होना स्टार्ट होता है,
क्योंकि नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से कैपिलरीज ब्लॉक होने स्टार्ट हो जाती हैं और एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है बेंड्स, यानी कि डीकम्प्रेशन सिकनेस। इसी को हम हेनरीज लो कहते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं स्क्यूबा डाइवर्स के, उसमें हम लोग हीलियम गैस को डाइल्यूट करके फिल करते हैं, क्योंकि वो इनर्ट होती है और नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व नहीं होने देती आपके कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। समझ में आया बच्चा? इसके बाद है आपका ऑक्सीजन गैस, जो आपका जब जैसे ऊपर जाते हो ना आप, हाई क्लाइंबिंग करते हो, तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस क्या होता है एक्चुअली, प्रेशर वहाँ पे लो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, तो ऑक्सीजन गैस आपकी ब्लड कैपिलरीज में से रिलीज़ होना स्टार्ट कर देती है। और जब रिलीज़ होना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, आपको पेन होगा, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से एनोक्सिया प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि लोग जो ढंग से सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बच्चा, ठीक है। चलिए, ये थी एप्लीकेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सोल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। आपको पार्शियल प्रेशर दे रखा है 1 बार, ठीक है। आपको मास दे रखा है इथेन का। इफ द सोल्यूशन कंटेन्स दिस ग्राम ऑफ इथेन देन व्हाट शुड बी द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इतने मास पे इतना प्रेशर है, तो पूछ रहे हैं कि इतने मास पे कितना प्रेशर होगा। तो मोलर मास इथेन का निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट आपको पता है P इज इक्वल टू KHX, ठीक है। तो 1 बार के लिए जो आपका KH है, तो KH मल्टीप्लाइड बाय X आपका ये है, ठीक है। अब देखिए KH यहाँ से आपने निकाला, ये आपका KH निकल कर आ गया, क्योंकि आपका जो X है वो ज़्यादा है, इससे हमने एज्यूम किया, तो उसको हमने X को नेग्लेक्ट कर दिया वहाँ पर, ठीक है ना। हमने इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया, ये बहुत कम वैल्यू है, तो इसलिए आपका KH कितना आ गया, आपका KH इतना आ गया, ठीक है बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, what is meant by positive and negative deviations from Raoult's law and how is the sign of this delta H enthalpy of solution related to positive and negative deviations from Raoult's law। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस क्या होती हैं बच्चा? पॉजिटिव डेविएशन होती है इस तरह से, ठीक है, जो ऊपर की तरफ आपका डेविएशन जाता है, और नीचे की तरफ होती है आपके नेगेटिव डेविएशंस, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि जब आपका, क्योंकि जैसे कि आपको पता है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो आपका PA है दैट इज़ P0A जीटा A, है ना, यानी कि डायरेक्टली रिलेट करता है आपका पार्शियल प्रेशर टू मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली रिलेट करता है बच्चा, ठीक है। अब देखो जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, आपको पता है वो आपके आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं, और जो ओबे नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इफ़ वेपर प्रेशर इज़ हाई, अगर वेपर प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, सोल्यूशन को हम बोलते हैं कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है ना। आपका अगर वेपर प्रेशर हाई है तो हम लोग क्या बोलते हैं ये वाले ग्राफ को, कि आपका वेपर प्रेशर हाई है इसीलिए आपका पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है, ठीक है। और अगर आपका वेपर प्रेशर लो है, इसका मतलब कि वो नेगेटिव डेविएशन एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का जो आपका साइन है वो कैसे रिलेट करता है बच्चा? आइडियल सॉल्यूशंस के लिए तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0 होता है, बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस यानी कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए आपका डेल्टा H पॉजिटिव होता है और नेगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है। कितना ईजी है लर्न करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एन एक्व सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, नॉन वॉलेटाइल है, ऑब्वियसली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। 2% यानी कि 2 ग्राम उसका मास दे रखा है। एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 1 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो वेपर प्रेशर आपको दे दिया 1 बार, ठीक है। प्योर वाटर का प्रेशर आपको पता है ये भी अप्रॉक्सीमेट 1 बार ही होता है, 1.013 बार। मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम इज गिवन, मास ऑफ सॉल्वेंट ऑब्वियसली 98 ग्राम इज गिवन, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 18 ग्राम आपको पता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, राउल्ट्स लॉ में इसको अप्लाई किया।
पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए सारी चीज़ों को, आपका मास निकल कर आ जाएगा किसका, सोल्यूट का। ओके, एवरीथिंग इज गिवन टू यू, जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हेप्टेन एंड ऑक्टेन form an ideal solution. At 373 Kelvin, the vapor pressures of the two liquid components are this and this. आपको वेपर प्रेशर दे रखा है दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स का, व्हाट यानी कि प्योर दे रखा है आपको, पी नॉट ए और पी नॉट बी आपको दे रखा है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, पी टी आपसे पूछा है, इफ़ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन आर प्रेजेंट। ये मिक्सचर आपको दे रखा है, पी नॉट ए पी नॉट बी। ठीक है, मोलर मास निकाल लिया हेप्टेन का, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए हेप्टेन के। ठीक है, इसके बाद मोलर मास निकाल लीजिए ऑक्टेन का, उसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए हेप्टेन का, फॉर्मूला आपको पता है, मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए ऑक्टेन का 1 माइनस करके। पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन निकाल लीजिए बड़े आराम से, ये भी सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन भी आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, दोनों का पार्शियल प्रेशर का समीशन, तो ये रहा आपका टोटल प्रेशर। ठीक है, यही तो हमसे पूछा गया था। यस, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। ठीक है, ये आपको वेपर प्रेशर दे रखा है वाटर का। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन इट। नाउ 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, अब मैंने ऊपर भी क्वेश्चन में बताया था कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये मोलालिटी है आपका। तो मोलर मास वाटर का आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए वाटर के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, अब जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आपके निकल कर आ गए, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विच इज़ गिवन टू यू। ठीक है, तो आपने ये रिलेशन को जब अप्लाई किया, तो यहाँ से आपका जो P1 है यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपने यहाँ से निकाल लिया बच्चा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। आपको मोलर मास दे दिया है उस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का, बट उसका मास आपको कैलकुलेट करना है, which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%। ठीक है, वेपर प्रेशर हमने एज्यूम किया P1 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन आफ्टर डिजॉल्विंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इतना है, कितना 80% है, तो 80% का निकाल लिया। मोलर मास आपको दे रखा है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का 40 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ ऑक्टेन हमने निकाल गिवन है, मोलर मास ऑक्टेन का निकाल लिया। इस रिलेशन को अप्लाई कीजिए, आपका वही है राउल्स लॉ, तो अप्लाई करके आपने इसको निकाल लिया बड़े आराम से। ठीक है बच्चा, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट exert exactly 90 gram of water, mass of solute is given, mass of solvent is given, vapor pressure is given। if 18 ग्राम of water और ऐड किया गया है, then new vapor pressure becomes this, it is old vapor pressure, it is new vapor pressure। you have to calculate the molar mass of the solute and vapor pressure of water at 298 Kelvin। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए। ठीक है, इसके बाद इस रिलेशन को अप्लाई कीजिए, रिलेशन बहुत यूज़ होता है। ठीक है, याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, इस रिलेशन को अप्लाई कीजिए, सारी वैल्यूज़ को पुट कीजिए, अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट करते हुए नीचे आइए बच्चा। नीचे आते आते आपको जब ये रिलेशन निकल कर आया, आपका ये वाला रिलेशन निकल कर आया। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर आपका जब ऐड किया गया, नंबर ऑफ मोल्स ये रहे, प्रेशर आपका ये रहा,
तो अगेन आपने उस रिलेशन को अप्लाई किया, फिर से रिलेशन को अप्लाई किया, फिर से सारा वैल्यूज़ को पुट किया। अब आपने क्या किया, जो पहला रिलेशन आया था और जो नेक्स्ट रिलेशन आया है उन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1/2। तो देखिए ये रहा 1/2 करने से ये आपका एक्सप्रेशन आया है और यहाँ से आपका मोलर मास निकल कर आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको इस m की वैल्यू को पुट करना है 1 के अंदर, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, वहाँ से आपका वेपर प्रेशर आ जाएगा वाटर का एट 298 केल्विन, ठीक है। थोड़ा सोल्यूशन लेंदी है बट इजी है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। अ 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर, केन शुगर आपका सुक्रोज है, C6H12O6 in water has freezing point. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is this. डेल्टा TF निकाल लीजिए, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। डेल्टा TF निकाल लीजिए 273.15 माइनस दिस 271, ठीक है। मोलर मास ऑफ केन शुगर इज दिस, 5% ऑफ सोल्यूशन, सॉरी 5% ऑफ केन शुगर है ना आपका गिवन है, इट मीन्स 5 ग्राम आपका केन शुगर है और 95 ग्राम आपका है वाटर। तो अपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए केन शुगर के, ठीक है। सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में गिवन होती हैं बच्चा। यहाँ से आपने निकाल ली मोलालिटी, ठीक है। नाउ यू हैव द रिलेशन डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, M इज़ द मोलालिटी, तो यहाँ से KF आपका निकल कर आ जाएगा। दिस इज नाउ मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। 5% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब है कि 5 ग्राम ग्लूकोज है और 95 ग्राम वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के आ गए। इसकी भी मोलालिटी को कैलकुलेट कर लिया, फिर से रिलेशन को अप्लाई किया और फिर आपका फ्रीजिंग पॉइंट निकल कर आ गया 5% ग्लूकोज सोल्यूशन का, ठीक है बच्चा, समझ में आया। क्योंकि ये निकाला ना, डेल्टा TF निकाल लिया तो कितना डिप्रेशन हुआ था, तो 273.15 में से माइनस की 4.09 को, ओके बच्चा। नाउ 21st क्वेश्चन। Two elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers its freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers by 1.3 Kelvin। यानी कि जब 20 ग्राम बेंजीन को डिज़ोल्व किया गया तो AB2 जो 1 ग्राम का था उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो गया 2.3 केल्विन, और जो AB4 1 ग्राम था उसका लोअर हो गया 1.3 केल्विन। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन आपको दे रखा है, आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है A और B का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है बच्चा। कैसे करोगे, आपको देखो ये फॉर्मूला आपके पास है बहुत पहले से, ठीक है। आपने मास निकाल लिया AB2 का, ठीक है, ये रहा मोलर मास, ठीक है। ऐसे ही आपने AB4 का मोलर मास निकाल लिया। नाउ दोनों का मोलर मास आपके पास है, तो एटॉमिक मास हमने X और Y सपोज किया, तो रिएक्शन लिख सकते हो आप, क्योंकि AB2 यानी कि M प्लस 2M, इसे X मान रहे हो इसे Y मान रहे हो, यानी कि X प्लस 2Y हो गया। ये तो मास है इस AB2 का, तो वही X प्लस 2Y इज इक्वल टू मोलर मास। जो AB2 का मोलर मास होगा वो इसके इक्वल ही तो होगा। ऐसे आपने सेकेंड इक्वेशन को क्रिएट कर लिया, AB4 है ना, तो यानी कि X प्लस 4Y इक्वल टू मोलर मास, ठीक है, आपने वो क्रिएट कर लिया। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एक दूसरे के साथ, आपका Y और X निकल कर आ जाएगा, यानी कि आपके एटॉमिक मास निकल कर आ गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बट बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि अटैम्प्ट करना कैसे है, और सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, बच्चा यही नहीं समझ पाता है। ठीक है। एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मास दे रखा है, लीटर 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज दिस एट द सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, यानी कि M यानी कि C आपसे पूछा है, ठीक है। टेम्परेचर इज 300 केल्विन, प्रेशर इज दिस, ठीक है, R इज दिस, अप्लाइंग द रिलेशन पाई इज इक्वल टू CRT,
ठीक है, आपने अप्लाई किया, आपका सी निकल कर आ गया बड़े आराम से, ये रहा, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। बस आर की वैल्यू को याद रखिए बेटा, आर की वैल्यू 3-4 तरह की होती हैं अलग अलग यूनिट्स की वजह से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। कैसे इंटरेक्टिव इंटरेक्शन है इनके अंदर वो बतानी है आपको, एन हेक्सेन एंड ऑक्टेन, ठीक है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके अंदर। क्यों होती है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, ये नॉन पोलर है, ठीक है, इसलिए। I2 एंड CCl4 इनमें भी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। NaClO4 एंड वाटर के अंदर आयन डाइपोल इंटरेक्शन होती है, क्योंकि डाइपोल क्रिएट होता है, यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन होता है। मिथेनॉल एंड एसीटोन के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। एंड एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन के अंदर भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 24, बेस्ड ऑन सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शंस अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी इन एन ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन। आपको अरेंज करना है इस ऑर्डर को अकॉर्डिंग टू सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। तो देखो ना, एन ऑक्टेन आपको पता है नॉन पोलर है, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो गई इसकी, सबसे ज़्यादा हो गई नॉन पोलर सोल्यूट की। कैसे? पोलर सोल्यूट से, ठीक है। यानी कि जो पोलैरिटी का ऑर्डर हो गया वो हो गया सबसे ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड, उससे कम मिथेनॉल, उससे कम CH3CN, सबसे कम साइक्लोहेक्सेन की। तो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है ना। अगर पोलैरिटी ज़्यादा है तो सोल्यूबिलिटी कम होती है, ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर चलता है बच्चा, ठीक है। चलिए, now question number 25, amongst the following compounds identify which are insoluble, partially soluble and highly soluble in water। अब देखो, फिनॉल के पास पोलर ग्रुप होता है OH और नॉन पोलर है इसका ये फिनाइल ग्रुप, तो इट इज ऑब्वियसली इट इज़ पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर। टोल्विन के पास कोई भी पोलर ग्रुप नहीं है, यानी कि OH तो है ही नहीं, तो मिथाइल भी नॉन पोलर होता है, तो इट इज़ कम्प्लीटली इनसोल्यूबल इन वाटर। फॉर्मिक एसिड है, इसके पास OH एक पोलर ग्रुप होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, तो ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर हो गया। इथाइलिन ग्लाइकोल के पास भी OH ग्रुप है जो कि पोलर है, तो इसलिए और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, तो ये भी हाईली सोल्यूबल हो गया, ठीक है। क्लोरोफॉर्म आपका इनसोल्यूबल होता है बिकॉज ये नॉन पोलर होता है। पेंटेनॉल के पास भी OH ग्रुप है दैट इज़ पोलर, बट C5H11 इतना बड़ा नॉन पोलर ग्रुप है जिसकी वजह से ये पार्शियली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है बच्चा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज दिस, contains 92 gram of sodium ions per kilogram of water, calculate the molarity of sodium plus ions in the lake। नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, 92 ग्राम आपको मास गिवन है, इट इज़ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो मोलैरिटी कितनी हो गई, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ 1 किलोग्राम, ठीक है। बस आंसर आ गया, मोलैरिटी निकालनी थी, इतना छोटा सा आंसर था इसका, तो वेरी इजी क्वेश्चन। 27, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ COS इज गिवन, मैक्सिमम मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो KSP आपको दे रखा है, ठीक है ना, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि KSP आपको दे रखा है। तो सपोज कीजिए जो सोल्यूबिलिटी है COS की वो मोल पर लीटर के अंदर आपको दे रखी है कॉपर +2 और S-2, यानी कि हमने SS उसको एज्यूम किया, तो कितनी हो गई S इंटू S, S² हो गई KSP COS की, ठीक है। तो KSP इज इक्वल टू S², मतलब कि इतनी, ठीक है। तो S कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया, यानी कि इतनी आपकी हो गई मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ COS इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चा। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन एंड एसिटोनाइट्राइल इन दिस ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। देखो 6.5 ग्राम ऑफ इज डिजॉल्व्ड इन दिस ग्राम, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। टोटल मास कितना हो गया, 6.5 इंटू 450 ग्राम, ये सोल्यूशन का पूरा मास आ गया। तो मास परसेंटेज निकाल लीजिए किसका, एस्पिरिन का मास परसेंटेज निकाल लीजिए, ठीक है।
और निकालना क्या था हमें, यही तो निकालना था मास परसेंटेज। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये तो बहुत जल्दी हो गया बच्चा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन इजी होते जा रहे हैं। Nalorphine, similar to morphine, is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users. Dose of nalorphine generally given is this milligram. Calculate the mass of this aqueous solution required for the above dose. आपको मास निकालना है सॉल्यूशन का। तो मोलर मास निकाल लिया आपने नालोरफिन का। मोलर मास निकालने के बाद अब इतने मोलल एक्व सोल्यूशन नालोरफिन के अंदर, मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स दिस नंबर ऑफ मोल्स, है ना। टोटल मास ये रहा। इसका क्या मतलब है कि इतना ग्राम नालोरफिन के इतना प्रेजेंट है इतने सॉल्यूशन के अंदर, यही मतलब है इसका। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 मिलीग्राम ऑफ नालोरफिन इज, ये आपका मास ऑफ सॉल्यूशन निकल कर आ गया बच्चा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते क्योंकि थोड़े से ये हमारे कहते हैं ना थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि कभी किसी ड्रग को कोई सपोर्ट नहीं करता है CBSE। ठीक है। Calculate the amount of benzoic acid required for preparing 250 milliliter of this molar solution methanol. आपको मास निकालना है बेंजोइक एसिड का। अगेन बड़ा इजी क्वेश्चन है। मोलैरिटी गिवन है, मतलब इतने मिलीलीटर के अंदर इतना मोल, नंबर ऑफ मोल्स बेंजोइक एसिड के प्रेजेंट है। ठीक है। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास बेंजोइक एसिड का ये रहा, तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड बेंजोइक एसिड कितना होगा, ये रहा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई गिवन मास। कितना सिंपल क्वेश्चन था अगेन। ठीक है। 31st क्वेश्चन, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन अबव, एक्सप्लेन ब्रीफली। अच्छा, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है, तो आपसे पूछा है कि इसको एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों है। बच्चा ये देखो ना, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सभी को पता है। अब फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होता है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसका क्या मतलब है कि वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। ये जो H+ है सबसे जल्दी लूज़ हो जाएगा ना, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया ना इसने, तो H+ यहाँ से निकल गया, H+ निकल गया तो मतलब सबसे जल्दी वो आयोनाइज हो गया। और आयोनाइज का होने का क्या मतलब है कि सबसे लो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉरी सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, सबसे जल्दी डिप्रेस करेगा वो। ठीक है, इसीलिए ये ऑर्डर है आपका कि सबसे ज़्यादा, उससे कम और उससे कम। किस वजह से, फ्लोरीन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सटेंट की वजह से। ठीक है बच्चा। नाउ कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर when 10 ग्राम ऑफ दिस इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, Ka एंड Kf वैल्यूज आर गिवन टू यू। मोलर मास निकाल लिया आपने इस पूरे मॉलिक्यूल का, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए। ठीक है, अब आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि 10 ग्राम ऑफ दिस इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मोलैलिटी आपने निकाल ली। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दे रखा है, दैट अंडरगोज डिसोसिएशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये डिसोसिएशन की इक्वेशन है ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन C है, यहाँ पे 0 होती है प्रोडक्ट्स की। अगर वो C 1 - अल्फा हो गई है तो ये कितनी होगी, C अल्फा। ठीक है, इसके बाद Ka का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज C अल्फा अपॉन C 1 - अल्फा, यानी कि C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा आया सॉल्व करने पर। अब क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू बहुत स्मॉल है 1 के रिस्पेक्ट में, तो उसे नेगलेक्ट कर दो, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1। ठीक है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1, देन Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई ये, है ना। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को आप पुट कर दो, सारी वैल्यूज़ को पुट करके आपका जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है वो आई है 0.0655। ठीक है, अगेन इनिशियल मोल्स आपके 1 है और ये 0 है, तो ये 1 - अल्फा और ये अल्फा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये मैंने आपको थ्योरी में करवाया हुआ है, ठीक है। तो 1 प्लस अल्फा हो गया, तो आई यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हो गई 1 प्लस अल्फा, तो वहाँ से आपने अपना आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो आपको गिवन है, ठीक है, दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली हैं, आपने पुट किया, आपका डेल्टा एफ निकल कर आ गया, ठीक है। आपको यही निकालना था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड यू हैव कैलकुलेटेड वेरी इजीली, ओके। Now 19.5 gram of CH2FCOOH is dissolved in 500 gram of water. The depression in freezing point of water is observed this. वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। मास, बोथ मास इज गिवन, के एफ इज़ गिवन, डेल्टा टी एफ इज़ गिवन, ये फॉर्मूले में पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। आपका निकल कर आ गया मास। नाउ ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है आपका दैट इज़ दिस। कैलकुलेटेड मोलर मास ये है आपका, तो आई आपको पता है, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, आपका ये निकल कर आ गया वेंटो फैक्टर। अब आपने निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके लिए आपको इक्वेशन क्रिएट करनी है, ये रही C00 C1 माइनस अल्फ़ा C अल्फ़ा, जैसे आपने अभी अबव क्वेश्चन में किया था। सिमिलरली अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, आपने पुट किया, आंसर निकाला। के ए के लिए फॉर्मूला आपको पता है, प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन अपन रिएक्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, ये आपका हाँ यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने वॉल्यूम लिया सोल्यूशन का, दैट इज़ 500 ml। आपने कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में पुट किया, यानी कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट किया कि ए का वैल्यू ये है, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ को रखा और इसके बाद आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज गिवन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 293 केल्विन पर गिवन है। 293 केल्विन पर व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, कैलकुलेट करना है फिर से आपको वेपर प्रेशर, ठीक है। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज गिवन, ग्लूकोज का मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें जानी पहचानी पुरानी सी हैं, आप अपने आप निकाल सकते हो। मोलर मास ऑफ वाटर आपने निकाला, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपने निकाले, ठीक है। आपके पास ये फॉर्मूला है, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट किया, आपका निकल कर आ गया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चंस वही रिपीट हो के आ रहे हैं बार बार, इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैरिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज गिवन। कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला यूज़ आपको करना है बड़े आराम से, P इज इक्वल टू KHX, ठीक है। एक्स आपको निकालना है, P इज गिवन, KH इज गिवन, योर आंसर इज हियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A was dissolved in 1000 gram of liquid B. Molar mass is given, molar mass is given. Vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. Pressure की unit होती है. Calculate the vapor pressure of pure liquid A and vapor pressure in the solution if total vapor pressure of solution is 475 torr. नंबर ऑफ मोल निकाल लिए लिक्विड A के, नंबर ऑफ मोल निकाल लिए लिक्विड B के, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लिया आपने A का, इजी है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकाल लिया B का। अब वेपर प्रेशर लिक्विड B का गिवन है आपको 500 टोर, ठीक है। पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी आपको पता है, वैल्यूज़ को पुट किया, आपका आंसर आया पी बी। इसी तरह से आपने पी टोटल निकाला, ठीक है, वो गिवन है पी टोटल, आपने पी ए की वैल्यू निकाल ली पी टोटल को यूज़ करके, तो आपका पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, तो आपने पी ए को भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बस आ गया आपका आंसर। अगेन इतना इजी था, बहुत इजी था, ये तो क्वेश्चंस बड़े इजी होते जा रहे हैं बार बार नीचे आते आते। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आपको दे रखा है। एज्यूम दे फॉर्म आइडल सोल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। आपको प्लॉट करना है पी टोटल, पी क्लोरोफॉर्म एंड पी एसीटोन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एसीटोन। द एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्जर्व फॉर डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज। आपको पूरा डेटा गिवन है यहाँ पे, इसको यूज़ करते हुए आपको सारी चीज़ें निकालनी है बच्चा,
ठीक है। ये देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन दे रखा है, ये रहा, ये रहा। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दे रखा है, ये रहा। ठीक है, अब देखो आपने टोटल निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, इस डेटा की हेल्प से टोटल आपने निकाल लिया, आपने ग्राफ को प्लॉट किया, बस ग्राफ में तो निकालना था आपको। ये रहा ना, देखो ग्राफ कैसे निकालते हो आप। ठीक है, ये था आपका पी ए, ये था पी बी और ये था पी टोटल। बस सिंपल ग्राफ में सारी वैल्यूज़ को पुट करते गए, आपका ग्राफ क्रिएट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, बेंजीन एंड टॉल्विन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉल्विन आर गिवन। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ टॉल्विन। मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ टॉल्विन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्विन। सारी चीज़ें रिपीटेड होती हैं बच्चा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज गिवन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्विन इज गिवन। ठीक है, नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला ये रहा, कैलकुलेट कर लिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन का फॉर्मूला ये रहा, कैलकुलेट कर लिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वेपर फेस का फॉर्मूला भी आपको पता है, ये रहा, उसे भी कैलकुलेट कर लिया। बस इतना तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 39, द एयर इज मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, मेजर कॉम्पोनेंट्स आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अप्रोक्सीमेट रेशियो दे रखा है बाय वॉल्यूम। वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेरिक at 298 Kelvin if the Henry's constant ऑक्सीजन नाइट्रोजन की वैल्यू आपको दे रखी है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेज इन वाटर। देखो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 20% है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 79% है। ठीक है, इट इज़ गिवन दैट वाटर इज एन इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, आपको ये दे रखा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ये रहा, आपने निकाला। ठीक है, अपने फॉर्मूले से निकाला। इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन भी आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है आपके पास। इसमें PO2 निकाल लो सबसे पहले, इसके बाद नाइट्रोजन का निकाल लो। ठीक है, बस आ गया आपका आंसर। 40th क्वेश्चन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आई। आपको वेंटो फैक्टर दे रखा है 2.5 लीटर ऑफ वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन। आपको मास निकालना है। पाई का फॉर्मूला ये है सिंपल आपका। ठीक है, यहाँ से आपने मास की फॉर्म में फॉर्मूले को कैलकुलेट किया, वैल्यूज़ को पुट किया, आपका आंसर आ गया। देखिए ये रहा, कितना इजी। नाउ इट्स लास्ट क्वेश्चन बच्चा, 41st क्वेश्चन, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। पाई कैलकुलेट करना है 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, एज्यूमिंग इट्स कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। मतलब डिसोसिएशन हमें 100% कैलकुलेट करना है, एज्यूम करना है। व्हेन K2SO4 डिजॉल्व्ड, ये रहा इसका डिसोसिएशन। ठीक है, ये रहा इक्वेशन। कितने आयन्स हैं आपके? 3 आयन्स हैं, यानी कि आपका वेंटो फैक्टर आ गया। मास आपको दे रखा है, वॉल्यूम आपको दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, आपने मास कैलकुलेट कर लिया, आपने इस रिलेशन को अप्लाई किया, दैट इज पाई इज इक्वल टू ICRT, और फॉर्मूलेज में सारी चीज़ों को पुट करके आपका आंसर निकल कर आ गया बड़े मजे से। ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपको 41 के 41 क्वेश्चंस करवा दिए हैं बच्चा, इंक्लूडिंग और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। मेरी कोशिश रही है आपको बहुत अच्छे से समझाने की, ईजीएस्ट वेज में, और बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड थी। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, देन ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको सारी चीज़ें फिर से सॉल्व करवा दूंगी जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बच्चा, चलिए टिल देन, थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू।